जी, आज के इस फेसबुक लाइव में आपका आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपकी डे बाय डे जो लाइफ है उसमें उसका बहुत बड़ा मतलब है। उसकी काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है डे बाय डे लाइफ में। मतलब चर्चा जो हम करते हैं कभी भी किन्हीं के साथ, अपने मित्रों के साथ करते हैं, अपने घर वालों के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं, अपने टीचर के साथ करते हैं, दादा दादी के साथ करते हैं, पति पत्नी आपस में करते हैं। तो जो भी हम चर्चाएं करते हैं वो किस तरह से की जानी चाहिए कि उनका सर्वाधिक सार्थक रिजल्ट निकल के आए। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये जो चर्चाएं लोग करते हैं आपस में, ये भी एक प्रकार से कई बार लड़ाई का कारण बन जाती हैं। जैसे व्हाट्सएप पे अनजान लोग हैं, कोई सामाजिक विषयों पर या पारिवारिक विषयों पर चिंतन मनन करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो वहाँ देखने में आता है अभी 4-6 मैसेज ही दोनों ने एक दूसरे को करें और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं और फिर गाली गलौज और फिर ये सब शुरू हो जाता है। तो आज का टॉपिक यही है कि जो चर्चाएं हैं वो हम किस तरह से करें, किस तरह से हम चर्चाएं करें कि उनका सटीक रिजल्ट आए, उनका सार्थक रिजल्ट आए। तो आज का पॉइंट यही है। आज मेरा नाम है प्रेमजीत सरोही और मूलतः मैं एक दार्शनिक हूँ, फिलोसोफर हूँ, मगर कई सारे विषयों का ज्ञान रखता हूँ, जैसे आर्थिक है, राजनीतिक है, शैक्षिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, मानसिक है। कई सारे विषयों पर मैं बहुत गहरे तक अच्छे से पकड़ रखता हूँ और रिसर्चर वाली पकड़ रखता हूँ, रिसर्च स्कॉलर वाली, शायद उनसे भी ज़्यादा कह सकते हैं। वो भी प्रैक्टिकल रूप में, ऐसे ही केवल चर्चा के ही रूप में नहीं, प्रैक्टिकल रूप में। तो आज की इस प्रक्रिया को देखते हैं और ये पूरा प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है ULM टीम के द्वारा, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट टीम। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो आप तक ये और इस प्रकार के सभी प्रोग्राम वो पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, कई भाषाओं में चला रहे हैं, बंगाली में चला रहे हैं, पंजाबी में चला रहे हैं, हिंदी में चला रहे हैं, इंग्लिश में चला रहे हैं। तो आप भी इन सब टीम में जुड़ना चाहें और कोई भी प्रकार का सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। तो चर्चा बेसिकली चीज क्या है? चर्चा जो है उसका मतलब क्या होता है? चर्चा का चर्चा माने कोई भी जो हम चिंतन मनन करते हैं किसी के साथ, कई बार खुद के साथ ही करते हैं, कई बार कई बार खुद के साथ करते हैं चिंतन मनन, कई बार किन्हीं के साथ बैठ के चिंतन मनन करते हैं। तो कैसे करें, क्या करें? व्हाट्सएप का उदाहरण मैं आपको लिख के चलता हूँ, क्योंकि लगभग आप जितने भी सब लोग हैं व्हाट्सएप पर होंगे ही। और व्हाट्सएप में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जगह में, ज़्यादातर ग्रुप्स में कोई भी विषय पर चर्चा उठती है, माने किसी ने कोई भी मैसेज डाल दिया, कोई अपना टॉपिक डाल दिया, तो उस पर लोग अपने अपने
राय देने लगते हैं, अपने अपने सुझाव देने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में वो चर्चा तू तड़ाक में बदल जाती है, थोड़ी ही देर में वो चर्चा गाली गलौच में बदल जाती है, और वो चर्चा बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाती है, और उस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े होते हैं उन सब का भी टाइम वहाँ पे चटता है, सबका भी टाइम ख़राब होता है। तो चर्चा हम करें कैसे, क्या सही तरीका है जिससे कि चर्चा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, और वो भी किसी को बिना परेशान किए, दुखी किए, है ना। मतलब कुल मिला के दूसरे शब्दों में बोलूं तो हम चर्चा करने के एक्सपर्ट कैसे बने, हम चर्चा करने में ऐसे कैसे बने कि जो कोई भी हमारे साथ चर्चा करे तो वो कोई समाधान पाके वहाँ से उठे, हमें अपनी चर्चा में सहयोगी होने का अनुभव करके उठे, वो कुछ ये जान समझ कर उठे कि चर्चा देखो भाई ऐसे करनी चाहिए, ये है चर्चा का तरीका, वाह मज़ा आ गया, ऐसे होनी चाहिए चर्चा, और वो भी 10 जगह जाके बताए। तो फिर क्या होगा कि इस तरह की चर्चा का वातावरण बनना शुरू होगा, इस तरह की चर्चा का कल्चर बनना शुरू होगा। अब मैं ये जो सारी टेक्निक बता रहा हूँ, इनको भी ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी समझ लेगा, हर आदमी को लगेगा कि हाँ भाई ये जो है ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को ये बात समझ में आए। मगर जिन लोगों को भी समझ में आ जाएगी उनके थ्रू फिर ये उन सब लोगों को समझ में आ सकती है कि जो सही चर्चा करने का तरीका खोजते रहते हैं। क्योंकि हर आदमी जब भी वो कोई चर्चा करते हैं किसी में, और अगर उसका सटीक रिजल्ट नहीं आता या सकारात्मक परिणाम नहीं आता, तो हर आदमी सोचता है बैठ के कि यार क्या गलती हुई। अभी तो ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरों पर आरोप लगा देते हैं कि जो उसकी गलती थी, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी आदमी सोचते हैं कि क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, दूसरे ने गलती की, क्या मैं कहीं उसे अवॉइड करके उसको मैनेज कर सकता था क्या उस गलती को? और अगर कर सकता था तो क्या था, और अगर कर सकूं तो बहुत बढ़िया हो। मतलब फिर मैं खुद को ही मैनेज नहीं कर रहा, दूसरे को भी कर रहा हूं। क्योंकि ठीक है, गलती तो कोई भी कर सकता है, पर मैनेज सब नहीं कर सकते ना। तो मैनेज कौन कर सकता है, ये जिम्मेवारी कौन उठाने को तैयार है? ये सीधी सी बात है, वही उठाने को तैयार हैं जो उद्देश्यों के प्रति सिंसियर होते हैं, जो इस बात के लिए अपने आप को रखकर चलते हैं कि भाई हमें उद्देश्य से नहीं हटना है। जिस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं उसका सार्थक परिणाम निकल कर आए, और सार्थक ना भी आए एडजॉइन कर लेंगे, मगर वो बात तो नहीं बिगड़े, कम से कम, है ना। बात नहीं बिगड़नी चाहिए, ऐसा ना हो कि अब दोबारा चर्चा करने का ही वो ना बचे स्पेस। तो इस चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। पहले देखते हैं कि चर्चा का उद्देश्य क्या रहता है। कोई भी चर्चा हम किसी के साथ, या कोई भी किसी के साथ चर्चा करता ही क्यों है आखिर? तो इसमें सबसे मुख्य है और सबसे पहला उद्देश्य होता है कि कोई आदमी किसी न किसी उलझन में फंसा होता है। वो उलझन कोई भी प्रकार की हो सकती है, उसके जीवन की, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, इमोशनल टाइप की हो सकती है, या स्पिरिचुअल टाइप की हो सकती है, कोई भी टाइप की हो सकती है, व्यवहारिक जीवन की हो सकती है। तो वो खुद उसमें किसी अच्छे सिरे नहीं पहुंच पा रहा है। एक तो ये उद्देश्य रहता है कि वो कहीं सिरे पहुंचना चाहता है, वो किसी ऐसे परिणाम पर पहुंचना चाहता है जिससे अपने आप को कन्विंस फील कर सके, उसको लगे कि हाँ ये ठीक है, अब ये बात ठीक है।
उसकी समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये तो ठीक है, जो एक उलझन थी वो उसकी दूर हो जाए, अब वो सुलझन बन जाए। ऐसा एक ये है कि कोई आदमी किसी सुलझन पर पहुंचा हुआ है, उसको किसी समाधान पर पहुंच गया है और वो समाधान अब लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए भी चर्चा करनी होती है। टॉपिक्स पर आधारित करके ही वो अपने उस अंडरस्टैंडिंग को, उस समझ को, उस समाधान को दूसरों में प्लांट करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों में रोपता है। जैसे पौधा रोपते हैं ना, हम जमीन में बीज रोपते हैं तो उससे फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर ऐसे करके चलता है। तो ये जो विचार होता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो समाधान होता है, ये भी एक प्रकार का बीज होता है जब ये किसी के अंदर आया होता है और उसे वो बीज औरों तक पहुंचाना है, स्पेशली उन तक जो उस समस्या में है। तो उसके कुछ तरीके होते हैं पहुंचाने के, तो उनमें से सटीक जो तरीके हैं उनके बाबत में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो दो ही प्रकार के लिए लोग चर्चा करते हैं। एक है किसी समाधान पर पहुंचने के लिए, और एक है कि समाधान पर कोई पहुंच गया है तो उसे दूसरे तक पहुंचाने के लिए। और तो चर्चा का कोई मतलब होता नहीं है चर्चा का। चर्चा के मोटे मोटे यही दो उद्देश्य हैं कि या तो मैं खुद किसी समाधान पर पहुंचना चाहता हूं, किसी उलझन में हूं, और या अगर मैं किसी समाधान पर पहुंच गया हूं तो उसे दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं। दोनों बात के लिए चर्चा की जरूरत होती है। तो इसको हम कैसे पॉजिटिवली करें, ये डिस्कशन फिर उनके लिए, ये जो मैं बात बता रहा हूं इसे सब ऐसा ना समझे कि ये सब के लिए है, ये उन्हीं के लिए है जो इस बाबत सिंसियर हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी उलझन से वाकायदा निकले सच में। दूसरा कि कोई समाधान है तो वो दूसरे तक कैसे पहुंचाए ताकि दूसरा उलझन में से निकले। अल्टीमेटली जो इसका एम है वो उलझन से बाहर निकलना है, खुद का या किसी और को निकालना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको कि कैसे शुरुआत होती है। तो मान लिया जैसे व्हाट्सएप में या फेसबुक में आपने कोई मैसेज किसी का पढ़ा, किसी ने कोई पोस्ट डाली, कोई समस्या डाली, समस्या के बाबत कि भाई ये समस्या है बड़ी समाज में, तो आपने उसको पढ़ा और आपके पास अगर कोई उसका समाधान था तो आपने जो है वो वहाँ समाधान दिया या अपनी सहमति दे दी, हाँ भाई हमारे हिसाब से भी ये समस्या है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आपने सहमति दी, दूसरे को कोई दिक्कत होती नहीं इसमें। फिर आपने कोई समाधान दिया अगर आपके पास है तो, और अगर हमारे पास है तो ही हमें समाधान देना चाहिए। अगर हम समाधान में खुद निश्चित नहीं है अभी तो हमें फिर समाधान ना देके चर्चा का हिस्सा बनना चाहिए, समाधान के जाने की तरफ। तो अब उसमें हमें क्या है कि अगर हमारे पास समाधान नहीं है तो हमें उसमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई ठीक है, ये समस्या है, मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी सहमत हूँ, आपको कोई कारण इसका नज़र आ रहा है क्या, मतलब कोई कारण, कोई निवारण, क्योंकि आपने ये यहाँ समस्या रखी है तो हो सकता है आपने किस सबसे समाधान निकल के आए इसलिए रखी हो, या इसलिए रखी हो कि आपके पास कोई समाधान है वो आप देना चाहते हैं इस समस्या के माध्यम से, तो वहाँ हमें पूछना चाहिए उससे। तो अगर उसके पास कोई समाधान होगा तो वो उस समाधान को रखेगा, कहेगा कि हाँ मेरे पास समाधान है और ये है। फिर आप उस समाधान को पढ़िए और देखिए कि अगर उसमें आपको लगता है कि ये समाधान फिजिएबल है, पॉसिबल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समाधान तो देते हैं मगर वो फिजिएबल नहीं होता,
है ना, वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने बोला कि भाई भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, ये एक पोस्ट रखी, आपने भी एग्री किया कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, और आपने सवाल पूछ लिया कि क्या इसका कोई कारण निवारण आपके पास है। सामने वाले ने बोला कि हाँ बिल्कुल है। आपने पूछा क्या है, सामने वाले ने बोला कि अगर सारे नेता ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अब देखने में लगता है कि बात तो ठीक है, भाई सारे नेता ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा वास्तव में हो नहीं रहा है, सारे नेता ईमानदार नहीं है, है ना, तो ये फिजिबल नहीं है। लगता तो है कि समाधान जैसा है, बहुत सारे लोग ऐसे प्रकार के समाधान देते हैं। जैसे कोई बोलेंगे कि भाई जनता ईमानदार लोगों को वहां जो है नेता बना के भेजे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हाँ, सोचने में तो लग रहा है कि अगर ईमानदार जनता ईमानदार लोगों को खोज के भेजेगी तो वो तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन क्या जनता ईमानदार लोगों को खोज सकती है? ये पॉसिबल है? ये फिजिबल है क्या? ये संभव है क्या? नहीं है संभव। क्योंकि अगर ये हुआ होता तो जनता ने ईमानदार लोगों को ही भेजा होता चुन के, बेईमानों को क्यों भेजती? तो ये संभव नहीं है। अब यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम शुरू होती है कि आपको लग रहा है कि ये जो समाधान बताया जा रहा है ये तो संभव है नहीं, तो अब आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछते। अब क्या करते हैं, अब आप अपना समाधान देने लगते हैं। अब जो कि ये गलत समय है अपने समाधान को इंट्रोड्यूस करने का, या आप अपना कोई विचार देने लगते हैं। आप भी कोई ऐसा विचार देने लगते हैं, नहीं यार जनता नहीं ऐसा करेगी, अगर सनातन धर्म का एस्टेब्लिशमेंट हो जाए तो फिर सब ठीक हो सकता है। अब वो एक आइडिया वो रखे बैठा है, एक आइडिया अब आपने रख दिया। अब वो अपने आइडिया को वहां पे उसमें जो है दलीलें देता जा रहा है, आप अपने आइडिया में देते जा रहे। अब ये चर्चा नहीं है, ये कोई, क्योंकि अब आप दोनों अपने अपने दिमाग में घुस गए और अपने अपनी चीजें थोपने पे लगे हुए हैं। अब ये चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा कब होगी? एक एक करके किसी एक आइडिया को पहले उसके मुकाम तक पहुंचाइए, जो भी उसका मुकाम है। सही मतलब वो सही में आइडिया है, सही है या गलत है, ये उसका मुकाम होगा। कि जब आप उस आइडिया के बारे में दोनों समझ जाएंगे एक साथ चलते चलते कि भाई ये आइडिया काम करता है कि नहीं करता है। करता है तो आपको दूसरा आइडिया रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर उससे बेहतर नहीं है आपके पास। नहीं करता है तो अब उसको बोलो कि भाई एक आइडिया मेरे भी पास है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ऐसे करके चर्चा होती है। तो आपको वहाँ क्या पूछना चाहिए? उसमें आपको वहाँ पूछना चाहिए कि भाई अच्छा ठीक है, जैसे उसने बताया कि भाई अगर सभी नेता ईमानदार हो जाएं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये फिजिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो उसको पूछो कि भाई सभी नेता ईमानदार अभी क्यों नहीं हो रहे हैं और क्यों हो जाएंगे, है ना। अब उसके लिए ये क्वेश्चन नया होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन उसे पहले उठा होता तो उसने खुद ही चेक कर लिया होता। इसका मतलब है, क्योंकि इस प्रकार के समाधान कोई तभी देता है जब किसी ने इन पर प्रश्न नहीं किया होता, किसी ने इन पर इंटरोगेशन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं उठाया होता। तो उसको लग रहा होता है कि बात तो सही है, भाई आदमी ईमानदार हो जाए तो सब ठीक है। लेकिन इसके आगे वो कभी चर्चा में कहीं गया नहीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की, खुद से वो जा नहीं पाया। तो अब तो आप अगर समझदार हैं, आप अगर चर्चा के ढंग को समझते हैं, तो आप उसको इस बारे में मदद करेंगे छोर तक पहुंचने में, अंतिम छोर तक, कि भाई आप ये बताइए कि नेता लोग ईमानदार क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये हो क्यों नहीं रहा है जो आप कह रहे हैं। सही बात है कि अगर नेता ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो ये कि हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि नेता ईमानदार हो नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका कोई कारण है, और जब तक उसका निवारण नहीं होगा तो नेता ईमानदार नहीं होंगे।
अब आपने उसकी कोई बात तो काटी नहीं, बल्कि आपने उससे पूछा, आपने उसको मौका दिया, वो अपने ही विचार में और गहरे जाए। अब वो सोचेगा कि बात तो ठीक है, वो सोचेगा कि मेरी बात तो मान ली गई कि अगर ईमानदार हो जाएं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बस बात यहाँ अटकी है कि लोग ईमानदार हो क्यों नहीं रहे हैं। अब वो आगे सोचना शुरू करेगा। अब उसकी थिंकिंग एक कदम उसके कारण में जाएगी कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहे हैं वो। और ज्यादातर चांस होगा कि वो अब आपको मौका देगा, या कोई एक आध आंसर करेगा ऐसे ही पीछे, वो ऐसे करके बोल सकता है कि लोग ही ईमानदार लोगों को नहीं भेज रहे हैं। अच्छा, लोग ईमानदार लोगों को नहीं भेज रहे हैं, अच्छा तो लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं ईमानदार लोगों को, ऐसा आप सवाल कर दीजिए। अब उसने जैसे तैसे तो ये तर्क निकाला था, जैसे तैसे ये कारण निकाला था कि भाई उसने सोचा कि ईमानदार और बेईमान दो तरह के आदमी होते हैं, और लोगों ने जो है वो बेईमान आदमी को वहाँ चुन के भेज दिया, ईमानदार को भेजा नहीं। तो वो इस कारण में पहुंचा, उसने रखा ये कारण कि भाई जी जनता जो है, जनता ही बेईमान आदमी को आगे लेके जा रही है और ईमानदार को नहीं लेके जा रही, तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है, पर जनता ईमानदार आदमी को क्यों नहीं आगे भेज रही है, बेईमान को क्यों भेज रही है, फिर सवाल कर दीजिए। अब फिर उसको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हो आप उसको जॉय में, खेल में उसको आप उसी के विचार में, उसके ही विचार की जांच में एक एक कदम उसकी गहराई में भेजते जा रहे हो। आप उसको ये फैसिलिटी दे रहे हो कि देखो भाई मैं सुनने को तैयार हूं, मैं सुन रहा हूं, और मुझे आपके समाधान में ये सवाल उठ रहे हैं। तो वो पूरा भरसक प्रयास करेगा सामने वाला कि वो आपको संतुष्ट करने के लिए वो खोजेगा कुछ ना कुछ। कई बार सही खोज सकता है, ये निर्भर करता है उसकी योग्यता क्षमता पर। और जब नहीं खोज पाएगा तो ये बात उसको रियलाइज हो जाएगी कि उसका जो विचार है वो फिजिबल नहीं है, काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है, वो वर्क नहीं करेगा। अब ये बात उसके दिमाग से निकल जाएगी और आपकी अच्छी छवि उसके दिमाग में बनेगी कि भाई आदमी सुनता है पूरी बात, ऐसे ही नहीं बैठ गया है। मान लिया इस दौरान वो आदमी को कोई जवाब नहीं सूझता, सामने वाले को वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और वो आप पे आरोप लगा देता है, अरे यार आप कैसे बेवकूफ़ आदमी हो, ऐसे सवाल पूछते हो, है ना। ऐसा कोई भी आप पे आरोप लगा सकता है कि आप बेवकूफ़ हो, ना समझ हो, आरएसएस के सदस्य हो, या वामसेप के सदस्य हो, SC ST OBC से हो, या ब्राह्मणवाद से हो। ऐसा कोई भी आरोप लगा सकता है कि मैं बात तो सही कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे, खामखा का सवाल पूछ रहे हैं बिना मतलब का। ऐसा कोई आरोप लगा सकता है। क्यों, ऐसी भी पर्सनैलिटी होती है कि वो कुछ समाधान लेने देने में ओरिएंटेड नहीं होती, बस उनको ऐसा होता है कि भाई मुझे जीतना है चर्चा में, मेरा वर्चस्व होना चाहिए, मैं कैसे हार जाऊंगा, मैं क्या कम बुद्धिमान हूँ, वगैरह वगैरह ऐसे। क्योंकि देखो समाज की स्थिति तो ठीक नहीं है, तो हर प्रकार के लोग हैं वो कोई ना कोई बीमारी लिए साथ घूमते रहते हैं। तो उनके साथ हमें करुणा से पेश आना चाहिए, मतलब अगर हमसे संभव है तो, नहीं तो हम भी उनमें से ही एक हैं फिर कहीं ना कहीं। तो अगर हम ये बात को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये थोड़े दिन ही करना होता है, फिर ये इसका हमें स्वाद पता चल जाता है और इसके बारे में हम एक्सपर्ट बनने लगते हैं। ये ख़ास तौर से मैं जो ऐसे लोग हैं जो सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं, उनके पास कोई समाधान है, लोगों तक समाधान पहुंचाना चाहते हैं, ये टेक्निक, ये तरीका उनके लिए बहुत काम का है, उनके खुद के जीवन के लिए भी और औरों के लिए भी। क्योंकि
दुनिया के सारे लोग तो हमारे अपने ही हैं ना, कोई अलग से थोड़ी ना है, सभी को समाधान पहुंचाना है। तो अब वो मान लिया उसने कोई आरोप लगाया, अरे ये ग्रुप तो ब्राह्मणवाद वालों का है, अरे आप तो लगता है आरएसएस के बंदे हो, अरे गोबर भक्ति है आपके अंदर, है ना, कुछ भी आरोप लगा सकता है क्योंकि उसको लगे। तो अब हमारे सामने वो आरोप आया, अब हमें क्या करना है? एक चर्चा चल रही थी, एक सिरे तक पहुंची है और सामने वाले ने आरोप दे दिया। अब आरोप से आप समझ सकते हो कि आरोप सामने वाला तभी देता है जब उसके पास आंसर नहीं है, नहीं तो तब तक वो आरोप कभी नहीं करेगा, तब तक वो आंसर ही देता है। इसको आप कितनी बार भी जांच के देख लीजिएगा, आप 10, 20, 50 लोगों के साथ बातचीत करके देखिएगा, जब तक उनके पास आंसर है, उनके हों कहीं से रटे हुए जैसे भी हों, वो देने का प्रयास करते हैं, और जहाँ कहीं फंसने लगते हैं तो ही आरोप शुरू होता है, नहीं तो नहीं होता। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब इसके पास यहाँ पे आंसर नहीं है, माने अब उसकी क्रिटिकल स्थिति है। अब यहाँ से कैसे उसको पॉजिटिवली आगे चलाया जाए, वो किसकी जिम्मेवारी है? वो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, वो उसकी जिम्मेवारी है दोनों में से अपने आप को जो ज़्यादा ज्ञानी समझता है उसकी जिम्मेवारी है कि वो कम ज्ञानी का हाथ पकड़ के और उसको अभय देता हुआ, उसको भय ना दे, अभय देता हुआ, उसको साहस दिलाता हुआ और ले चले। अगर वो ले चलने में कामयाब हो जाता है तो आप समझ लो कि आप कामयाब हो रहे हो। अगर उसने आरोप लगाया और आपने इधर से एक दूसरा आरोप उस पर डाल दिया, भले ही चाहे आपका आरोप सही है, आपने बोल दिया कि अरे तुम तो यार ऐसी बकवास कर रहे हो, ये वो है, नहीं, वो जो भी आरोप लगा रहा है उसको थोड़ा सा साइड रख दो, उसको फिर से वही सवाल पूछो जिसका उसने जवाब ना देकर और आप पर आरोप लगाया। अगर वो 1-2 बार आरोप फिर लगाता है तो उनसे फिर पूछ लो, भाई आपको कैसे लगा कि मैं आरएसएस का सदस्य हूं? पूछ लो उसको, तो वो बताएगा किस कारण से आप आरएसएस के सदस्य हो। उसमें चर्चा चलेगी, और अगर आप आरएसएस के सदस्य नहीं हो तो थोड़ी सी देर में ये उसको भी साफ हो जाएगा, उसको लगेगा हाँ यार सॉरी। अच्छा, तो फिर चर्चा पे आ जाए, फिर चर्चा पे आ गए और उसको इस बात के लिए आश्वस्त कीजिए कि जी सर, ये जो आपने समस्या बताई ये सच में बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार की जैसे बताई तो सच में बहुत बड़ी समस्या है, या जातिवाद की समस्या बताई, या धर्म की समस्या बताई, जो कोई भी कुछ भी समस्या को वो लेके चला है, सारी समस्याएं बड़ी बड़ी हैं और सदियों से चल रही हैं और लोगों के पास इनके सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा बहुत जो ये शिक्षा थोड़ा उभरी है, शहर में लोग रहने लगे हैं, थोड़े व्यवहारिक हुए हैं, तो ये थोड़ा असर कम दिखता है इन समस्याओं का। अदरवाइज ये समस्याएं एज इट इज़ हैं, क्योंकि इनके रूट कॉज एज इट इज़ हैं, उन पर कभी काम नहीं किया गया आज तक, तो वो जड़ से नहीं खत्म हुई है। तो उसके आरोप प्रत्यारोप पर उसके आरोप पर हम प्रति आरोप न लगाएं, इससे बचना चाहिए। नहीं तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात होती है कि आदमी अपना बेइज्जती फील करता है और अंदर से एक आरोप आता है, वो बोलेगा तुम आरएसएस के हो, तुम बोलोगे अच्छा तुम वाम सेब के हो जो भी उसका विरोधी ग्रुप होता होगा। अब चर्चा तो फिर खत्म हो गई, चर्चा तो आगे चलेगी नहीं। मतलब अब तक का भी जो समय लगाया था आपने एक दूसरे के साथ चर्चा का, वो भी बेकार हो गया। आपके बीच एक दुश्मनी बन जाएगी। आप जब भी कोई दूसरे ग्रुप में आएंगे तो आप ऐसा दुश्मनी में ही समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हमारे ग्रुप में एक प्रेम तंवर जी आए थे, आप लोगों को ध्यान होगा। वो एक बार ओपन मंच पर भी आए थे
सत्य के बारे में, उनका टॉपिक था सत्य क्या है, सत्य की उपयोगिता क्या है। और वो मुश्किल से 4-6 लाइन ही बोले थे और बोले कि अब आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। भाई आपने कुछ बोला नहीं तो सवाल क्या पूछे, कॉन्सेप्ट रखोगे तब ना कोई हमें पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तब तो कोई सवाल बनेगा। 4 लाइनों में क्या सवाल बनेगा। फिर भी लोगों ने पूछे तो वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग तो वहाँ सवाल पूछते ही हैं। तो एक आध स्टेप में उन्होंने जवाब दिए, उसके बाद फिर जवाब नहीं दिया। वो नाराज हो गए, हम लोग सवाल ही पूछते रहे, वो नाराज हो गए। और हम लोगों ने बोला भी कि आप दोबारा से तैयारी करके आइएगा मंच पे, तो उन्होंने कहा भी था हाँ मैं आऊँगा। वहाँ तो पॉजिटिव उन्होंने कहा, लेकिन बाद में वो नहीं आए। ग्रुप में थे तो ग्रुप में भी वो फिर उन्हीं बातों को वो पोस्ट करते जाते थे जिनके जवाब वो ओपन मंच पर दे नहीं पा रहे थे। तो उनको क्या लग रहा था अंदर से कि लोग नहीं समझ रहे उनकी बातें। उनकी बातें तो एकदम सही हैं और उनकी बातें इसी तरह की थी कि जनता ईमानदार आदमी को जो है आगे लेके जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ आपको कोई ईमानदार आदमी दिखता है क्या? उन्होंने कहा नहीं दिखता। ये बात भी हुई थी। फिर मैंने कहा कि तो फिर? तो बोले मैं ईमानदार आदमी हूँ। उन्होंने खुद के लिए कहा। अरे भाई ऐसे तो हर आदमी अपने आप को ईमानदार बोलेगा, जनता कैसे समझे? और मान लिया आपको कोई 10-20 लोग जानते भी हों कि आप ईमानदार हैं, लेकिन 10-20 लोगों के वोट से तो आप MP MLA बन नहीं जाएंगे। तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों को जानने में आना चाहिए कि आप ईमानदार हैं क्या हैं। अब आपकी ईमानदारी लोग तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो आपके व्यवहार में ना आए। अब हजारों लाखों लोग एक आदमी के व्यवहार में कभी आते नहीं। ज़्यादातर लोग तो छवि से ही चलते हैं कि भाई इसकी क्या छवि है, ऐसे करके समझते हैं। और छवि तो जो दिख रही होती है वो ज़्यादातर उलट निकलती है, क्योंकि किस परिस्थिति में आदमी कैसा व्यवहार करेगा इस बात को कोई भी आदमी पहले से नहीं समझ सकता। और ऐसे करके कोई आदमी होता नहीं है कि कोई ईमानदार है कि बेईमान है, कि वो हर बात में बेईमानी करेगा कि हर बात में ईमानदारी करेगा। ऐसा कुछ होता नहीं कोई आदमी। इसीलिए इस प्रकार का समाधान आज तक कभी कारगर हुआ नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जनता पागल है कि वो जानबूझ के बेईमान आदमी को वहाँ भेजती है ना। वो तो अपने से समझकर ही भेजती है कि ठीक ही होगा, जितना उसको जांच परख कर सकती है, मगर वहाँ जाके वो बेईमान निकल आता है। और जनता को इतनी समझ होती नहीं है जनता के रूप में कि वो ये समझ सके कि वहाँ कोई परिस्थिति ऐसी पड़ गई थी क्या कि वहाँ उस परिस्थिति में कोई भी आदमी जाता तो बेईमानी होता, ईमानदारी कर नहीं सकता था। और वो तब भी नहीं समझते जब देख रहे हैं कि हर आदमी बेईमानी कर रहा है। वहाँ जाकर अपने वादों को पूरा नहीं करता। जब PM नहीं बना होता है तो बोलता है कि पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए, और जब PM बन जाता है तो बोलता है नहीं ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो जनता सोचती है अरे यार ये तो आदमी बेईमान है। और फिर प्रेम तंवर जी जैसे लोग बोलते हैं कि ये देखो फिर एक बेईमान आदमी को भेज दिया, अगली बार ईमानदार आदमी को भेजना। तो अभी वो मेरे फेसबुक पर हैं, अब मेरे फेसबुक पर वो पोस्ट डालते रहते हैं। अभी उन्होंने एक पोस्ट डाली ऐसी, कई बार से वही डाल रहे थे, ईमानदार ईमानदार ईमानदार, नैतिक ईमानदार, ऐसे करके। तो मैंने वही उनको वहाँ सवाल किए। अब मेरे फेसबुक पर हैं तो मैं तो क्वेश्चन तो करूँगा ही। तो मैंने वही सारे क्वेश्चन किए और वो फिर जो है फिर वो अपने उसमें स्टक रहे, कई आरोप भी लगाए उन्होंने, पर मैंने किसी आरोप पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको पूछता ही जा रहा हूँ मैं। अभी उन्होंने एक कहानी सुनाई, वो आपने सुनी होगी, हंसनी वाली, कि वो रात में कहीं फंस जाते हैं और
उल्लू वहाँ ऊपर बैठा होता है और उल्लू जो है रात में वो उल्लू की आवाज़ कर रहा होता है, तो उन्हें विश्राम नहीं करने देता। आंधी आई थी दिन में, तो वो आंधी में उड़ के एक वीरान जैसी जगह में आ गए जहाँ एक सूखा पेड़ था, उस पर वो बैठ गए आकर और वहाँ रात काटने लगे कि जैसे तैसे रात कटे तो दिन में यहाँ से अपनी जगह चलेंगे। रात में ऊपर वहाँ उल्लू बैठा हुआ था, तो वो उल्लू अपनी आवाज़ें कर रहा था, तो उनको नींद नहीं आ रही थी। तो हंस ने हंसनी को बोला कि देखो ये कितनी वीरानी जगह है और यहाँ ये इसलिए ही है चूँकि ये उल्लू यहाँ रहते हैं। ऐसे वो कहानी बता रहे थे। फिर सुबह को क्या हुआ, उल्लू नीचे आया और हंस को बोला कि भगवान आपको मेरी आवाज़ से प्रॉब्लम हुई, आप जो है मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं है, और वो हंसनी को बोला चलो हंसनी अपने देश चलते हैं। तो चलने लगा तो उल्लू ने पीछे से आवाज़ दी, अरे हंस महाराज मेरी पत्नी को कहाँ लिए जा रहे हो? हंस ने बोला कि तुम्हारी पत्नी? उसने अगल बगल देखा, बोला मेरे साथ तो कोई उल्लुआन नहीं है, मैं और मेरी पत्नी हंसनी है बस। अरे बोले ये मेरी पत्नी है, हंसनी तुम्हारी नहीं है। हैं? हंसनी तुम्हारी पत्नी है, मेरी नहीं है, ऐसे कैसे? बात बढ़ गई तो उल्लू ने बोला कि भाई आप यहाँ पंचायत बिठा लो, पंचायत तय कर देगी कि ये मेरी पत्नी है कि नहीं है। अब वो उल्लुओं का प्रदेश था, तो सारे उल्लू इकट्ठे हो गए उल्लू की आवाज़ पे। उल्लुओं के पंच भी बैठ गए। तो अब उल्लुओं ने उन्होंने पंचायत की, तो पंच एक तरफ जाकर बोले कि भाई देखो ये तो साफ ही है कि हंसनी है, तो पत्नी तो हंस की होगी, उल्लू की तो नहीं होगी। लेकिन भाई ये हंस वंश तो चला जाएगा यहाँ से, हमें रहना तो उल्लू के साथ है। वो उल्लू थोड़ा कोई ज़बरदस्त टाइप का था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई ये हंस महाराज, ये जो हंसनी है ये उल्लू की पत्नी है, हमने सब सबूत वबूत देख लिए हैं, और आप एक काम करो यहाँ से रवानगी डाल दो, आप चलते बनो। हंस बोला यार ये क्या बदमाशी है? अरे हंसनी है, उसको भी पूछ लो, वो मेरी पत्नी है। हंसनी भी बोल रही कि हाँ मैं इसकी पत्नी हूँ। पंच बोले ना जी, हमने सबूत वबूत सब देख लिए हैं, ये उल्लू की ही पत्नी है। तो वो बड़ा परेशान हुआ। वो जो जबरदस्त टाइप का उल्लू था वो उस हंस को एक तरफा ले गया, बोले देखो वो पत्नी तो आप ही की है, और आप रात में कह रहे थे कि ये जगह वीरान इसलिए है कि यहाँ उल्लू रहते हैं। बोला कि ये जगह वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहते हैं, ये जगह इसलिए वीरान है चूँकि यहाँ पंच ऐसे हैं कि वो अन्याय करते हैं, न्याय नहीं करते। ऐसे करके उन्होंने ये कहानी सुनाई, और उसके नीचे फिर लिखा कि हम सब लोग ही ऐसे हैं, माने हम जनता ही ऐसी है कि हम जो है उल्लू पंचों को चुन के पंच बनाते हैं, मतलब नेता बनाते हैं। ये हमारी गलती है। अगर हम सही पंचों को चुन के भेजने लगे, माने सही नेताओं को चुन के भेजने लगे, तो सब समस्या ठीक हो जाए। ये उन्होंने पूरी कहानी बताई, और ये उन्होंने पूरा नीचे जो है उसका सारांश या उसका अर्थ दिया। मैंने उनको नीचे पूछा कि चलो अच्छा हुआ आपको समझ आ गई कि ये गलती आप ही कर रहे हैं। भाई वो जनता के ऊपर डाले, तो जनता में तो वो भी एक है। तो मैं कहा अच्छा हुआ ये आपको समझ में आ गई। आप आज तक उल्लुओं को ही वहाँ भेज रहे थे MP MLA बना के, चलो अब आगे से आप जो है सही लोगों को भेजना। उन्होंने फिर आंसर किया, बोले ये क्या बात हुई? मैंने जो बात बताई आप तो वो बात समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब अब ये एक आरोप लगाया सामने वाले पे कि आप ये बात समझ नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा बताइए। उसमें सरदार पटेल जी का भी एक वो है मैसेज है उनके इस वाली कहानी में। तो अभी आगे उनका कोई मैसेज आया नहीं है, देखेंगे क्या बोलते हैं। मतलब ऐसे करके आगे चलते हैं। तो वो कई बार इरिटेट हो चुके हैं इस उसमें, पर छोड़ के भी नहीं जा रहे हैं। छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मैं इधर से कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह की, बस मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूँ।
उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपने आइडियोलॉजी में उसके कारण में जाएं, और अभी तक उस तरफ नहीं देख रहे हैं। वो अभी तक वो आरोपों में ही जा रहे हैं। अभी तक वो यही सोच रहे हैं कि इस तरह का एक विद्वान आदमी, उन्होंने एक बार ऐसा भी कमेंट किया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जैसा विद्वान आदमी जो ये सब इतने सारे कार्य करता है, वो मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा इसका तो ये तो आपकी ना समझी है ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जैसा आदमी आपकी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। अपनी बात को समझाने का तरीका डिफरेंट कीजिए, थोड़ा बदलिए। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। तो मेरी तरफ से क्या रहता है, सब पॉजिटिविटी रहता है। मैं उनके आरोपों को ऐसे ही ले लेता हूं जैसे कोई मेरे छोटे बच्चे हैं, वो कभी थोड़ा बहुत इरिटेट होते हैं, गुस्से होते हैं, तो वो हाथ पैर मारने लगते हैं। बच्चों की भाषा में बोले तो पिटाई करने लगते हैं। वो मतलब बड़े की पिटाई करने लगते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं। हाँ, उनको थोड़े कुछ बोलते हैं, उनको तो हम लोग गले ही लगाते हैं और बोलते हैं ठीक है, बोलो क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, केक चाहिए, क्या चाहिए। मगर ये कौन करता है? जो अपने आप को बड़ा समझता है। अब यहाँ चर्चा में देखें तो जो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझता है, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है। जो कम ज्ञानी है उसकी जिम्मेवारी ये बिल्कुल नहीं बनती। उससे हमें बिल्कुल अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो कोई समझदारी की बात करेगा ऐसे समय में जहाँ पे वो फंस रहा है, जहाँ पे उसको आंसर नहीं सूझ रहा है, जहाँ पे अब उसको सूझ नहीं रहा है कि क्या करें। चर्चा छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि बेइज्जती होगी, क्योंकि वहाँ और भी 4-6 लोग तो देख ही रहे, सुन ही रहे हैं। उनको लगेगा कि अरे प्रेम तंवर जी तो, हालांकि पीछे एक चर्चा वो छोड़ भी चुके हैं, उसमें वो आंसर देते देते छोड़ चुके। पर अभी आज उन्होंने दूसरी कहानी शुरू की तो मैंने उसमें शुरू कर दिया। मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको सहयोग कर रहा हूं एज ए मित्र बनके, उनका मित्र बनके, उनका प्रतियोगी, मतलब वो क्या बोलते, प्रतिद्वंदी बनके नहीं, जीतने के उद्देश्य से नहीं, बस मैं सवाल करता जा रहा हूं। और इसका बड़ा असर होता है। हो सकता है उन पर देर से होगा, मगर वहाँ और कई लोग हैं उन पर होता है। एक दूसरा ग्रुप है व्हाट्सएप का ही, तो वो फिलोसोफर्स का ग्रुप है। वहाँ सब या तो फिलोसोफर्स हैं आज के, और या तो इसमें इंटरेस्ट रखने वाले हैं। तो वहाँ भी मैंने इस प्रकार से ऐसे ही मैं वहाँ पे सवाल पूछता हूँ जब वो अपनी कोई फिलोसॉफी रखते हैं। तो वहाँ कई लोग इस ढंग को बड़ा पसंद कर रहे हैं, और उनका ढंग ऐसा हो गया, वो भी अब ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए एक दूसरे के साथ। तो ये ऐसे कल्चर बनने लगता है। दूसरा कि देर सवेर सामने वाला आपको अपना वेल विशर के रूप में आइडेंटिफाई करता है। शुरू में वो समझे आपको कि आरएसएस के हो, कि ब्राह्मणवादी हो, कि अमीरवादी हो, कि ये वादी हो, कि वो वादी हो। नहीं, थोड़ी देर बाद उसको समझ में आने लगता है, कुछ समय बाद, नहीं यार ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविकता कितने दिन छिपेगी। तो इस तरह से जो है हम सामने वाले को मौका दें। जैसे ही सामने वाला बताने में आता है तो आप तुरंत पूछने में चले आओ। ये नियम मैंने कई बार बताया है कि जैसे मान लिया आप उसको अपनी कोई बात बता रहे थे और उसको वो हजम नहीं हुई, और अब वो इसमें सवाल नहीं पूछ रहा है, जबकि स्वाभाविक रूप से होना क्या चाहिए कि आपसे वो सवाल पूछे और आपको वो अनुत्तरित करे। तरीका तो ये है। लेकिन कई बार आदमी अपने किसी आइडियोलॉजी से भरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो सामने वाले की आइडियोलॉजी को वो जांचता भी नहीं है, और बस वो उत्तर में या प्रश्न में अपनी आइडियोलॉजी शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो अपनी आइडियोलॉजी शुरू करता है, आपको प्रश्न वाले मोड में चले जाना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर एक कोई कॉन्सेप्ट है जो उस जगह को भरे हुए है, समाधान वाली जगह को। हालांकि इससे उसे कोई समाधान मिला नहीं है, बस इसे आशा है कि इससे समाधान हो जाएगा। इस रूप में वो कॉन्सेप्ट उसके अंदर रखा है। तो
तो अब जब तक वो न सुलझे, वो वहां से ना हटे, अगर वो गलत समाधान है, ऐसा ही समाधान है कि बस लगता है कि समाधान है मगर फिजिएबल नहीं है, ऐसा ही जैसे सब ईमानदार हो जाएं तो, जनता ईमानदार लोगों को भेज दे तो, जनता कोई आंदोलन नहीं करती है, जनता नहीं कर सकती आंदोलन। जैसे आज भी ये बात उठी कि जनता कभी आंदोलन नहीं करती, नहीं, जनता नहीं करती। हमेशा कोई ना कोई एक आदमी होगा जो सूत्रधार बनेगा। जनता केवल चुनाव करती है। जनता का मतलब यहां समझे, जनता का मतलब बहुमत। जनता का मतलब सारे लोग नहीं, क्योंकि वो तो आप और मैं और वो भी सब जनता में ही होते हैं। यहां जनता से मतलब है बहुमत, 50% से ज़्यादा, क्योंकि उससे कम में तो कोई काम होता नहीं है, 50 से ऊपर ही होगा। तो 50% से जो ज़्यादा जनता रहती है, जिसको हम जनता बोलते हैं, वो केवल फॉलो कर सकती है, माने कोई चुनाव कर सकती है किसी ऑप्शन का, अगर उसके सामने उपलब्ध है तो। उसके सामने उपलब्ध है केजरीवाल, मोदी, अखिलेश, योगी, उसके सामने अगर चुनाव है तो वो उसमें से चूज कर सकती है, चुन सकती है, ऑप्शन बना नहीं सकती। जनता क्रिएटर नहीं है ऑप्शंस का, वो उनका क्रिएट नहीं कर सकती। वो योगी को पैदा नहीं कर सकती, वो मोदी को पैदा नहीं कर सकती, वो इनको बना नहीं सकती। अगर कोई ऑप्शन बन के आ गया है, अपने आप को उसने पेश कर दिया है, तो जनता, जितने भी लोगों ने अपने आप को पेश किया, उनमें से उनको जो बेहतर लगेगा अपने हिसाब से, वो उसको वोट करेगी, चुन लेगी। तो जनता केवल चुनाव करती है। फिजिबिलिटी ये है, व्यवहारिकता ये है। व्यवहारिकता ये नहीं है कि जनता अपने बीच से ईमानदार आदमी को खड़ा करे, उसको वोट करने, ऐसा नहीं कर सकती। ये जो आदमी अपने आप को नेता समझता है, ईमानदार समझता है, या जो भी समझता है, उसे अपने आप को प्रपोज करना होता है जनता के सामने। फिर जनता का काम शुरू होता है कि अब वो इसको चुने या ना चुने। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से एक आदमी से कुछ 100 ही लोग व्यवहार में आ सकते हैं। व्यवहारिक रूप से कुछ 100 लोग ही जान सकते हैं कि आप ईमानदार हैं, नहीं हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कितना आपका कैलिबर है, कितनी आपकी योग्यता क्षमता है। 100-50 लोग जान सकते हैं, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। एक आदमी से इतने गहरे से व्यवहार में इससे ज़्यादा आदमी आ नहीं पाते हैं जीवन में। बाकी तो सब लोग ऐसे मानकर ही आपको कुछ करेंगे, जो भी आपको वो अच्छा ईमान, जो भी कुछ उनको समझ में आता होगा, जो भी दूसरे लोग बता देते होंगे। तो इस प्रकार के जो है समाधान बहुत सारे लोग लेके घूमते रहते हैं, एक आध नहीं है। क्योंकि मैं तो साधु रहा हूँ और चर्चाओं पे चर्चाएं मैंने की हैं, तो मुझे समाधान करने वाले लोगों में कुछ भी नहीं है तो 95% से ज़्यादा लोग ऐसे ही समाधानों के लिए रहते हैं जो फिजिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, जो होते नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो कहीं से शुरू नहीं होता है, वो उन्होंने कुछ बीच में से उठा लिया है और उसको वो समाधान कह रहे हैं। और उनको कभी मौका नहीं मिला कि उन्हें कोई क्वेश्चन करे और वो उस अपने समाधान की तलहटी में जाएं और देखें कि क्या इसका कोई प्रारंभिक बिंदु है, क्या ये कहीं से शुरू होता है। तो उनको पता चलेगा कि नहीं, ये तो कहीं से शुरू ही नहीं होता है। मतलब इसको हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ला ही नहीं सकते, ये समाधान कभी बन ही नहीं सकता। जैसे सब लोग ईमानदार हो जाएं, ये समाधान कभी बन नहीं सकता। जैसे अभी लोग बोलते हैं कि भाई SC ST OBC का प्रतिनिधित्व नहीं है जनसंख्या के आधार से। अगर वो हो जाए तो समाधान हो जाए, नहीं तब भी नहीं होगा। क्योंकि गलती क्या हो रही है, आप लोग सोच रहे हैं कि SC ST OBC के जो नेता होते हैं वो कुछ और होते हैं, और जो अदर दूसरी कास्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से, उनके नेता कुछ और होते हैं। नहीं भाई, दोनों ही आदमी ही होते हैं, दोनों व्यक्ति ही होते हैं। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन तो हमारा आप यहां बना रहे हैं ना, कि SC का नेता, कि सवर्ण का नेता,
ना सवर्ण का नेता भी सवर्णों के लिए क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। वो बोलेंगे नहीं देखो सवर्ण तो सबके पास में, ये सारे वो हैं। नहीं, वो इसलिए हैं क्योंकि शुरू से उनके पास ही सारे संसाधन रहे और उन्हीं के बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो उन्होंने कोई जबरदस्ती पहुंचा रखे। कोई एकाध केस को छोड़ दें, कहीं कहीं होता भी है, पर उससे तो इतना बड़ा फर्क नहीं होता ना। तो जब कल को कोई SC/ST का भी नेता बनेगा, वो भी अपना ही पहले सोचेगा। वो पहले अपना सोचेगा, अपने परिवार का सोचेगा, अपने रिश्तेदारों का सोचेगा। जैसे सवर्ण का सोचता है वैसे ही वो भी सोचता है, वो भी आदमी है। और ऊपर से जब तक उसके पास कोई ऐसा आइडिया ना हो कि सबको कर सके, तो तब तक तो अपने बारे में पहले सोचेगा ना। ऐसा थोड़ी कि अपने बारे में भी सोचना छोड़ दे, फिर आप बोलोगे अरे ये भी बेईमान हो गया। तो देख रहे हो बिहार में वो उनकी पार्टी पे उनके चाचा ने कब्जा कर लिया, क्या नाम उनका, रामविलास पासवान जी। तो उनके भाई ने कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ सीन चल रहा है वहां पे। तो बेईमान हो गए, उनको लगा ऐसा। अब वो ईमानदार थे, ऐसा उनको लगता है। तो ये जितने भी लोगों के पास ऐसे समाधान है, ये ओपन मंच इसीलिए बना है कि भाई आप आइए और उसकी जांच पड़ताल में हिस्सा लीजिए। और जांच पड़ताल में कम से कम हम लोगों की तरफ से आरोप नहीं लगते, जरा भी। हम लोग नहीं जाते आरोपबाजी में। आपने देखा होगा ओपन मंच पर व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको तो नहीं रोक सकते, वहाँ तो आरोपबाजी चलती ही है क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं। पर जो लोग ULM टीम से जुड़े हैं, वो तो कम से कम उनको हर बार प्रश्न पूछ के खींच के लेके जाएं वहाँ पर। इससे क्या होगा कि या तो वो समाधान कारण कार्य सीरीज में जाएंगे, और फिर अगर एक बार कारण कार्य सीरीज में उतरे तो समाधान पे पहुँच ही जाएंगे, या तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि अब उनके इंटरेस्ट का ये विषय नहीं है। वो उस लेवल के ज्ञानी नहीं है जो जिनका समाधान में रुचि है। वो बस बक 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 चर आने, ऐसे समझो स्टूडेंट टाइप के चर्चा वाले विभाग में वो ऐसे हैं। तो वो वहाँ से चले जाएंगे और वो उन ग्रुप में चले जाएंगे जहाँ छिछोरेबाजी होती है, जहाँ गाली गलौच होती है, जहाँ आरोप प्रत्यारोप होता है। इस खराब व्यवस्था में कुछ लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो विकृत हो जाती है, और नेगेटिव चीज़ों में सुख उनको आने लगता है, थोड़ा रस आने लगता है। जैसे किसी को गाली दे के रस आता है, उनमें कोई शत्रुता भाव पैदा हो गया है, उनकी किसी परवरिश में कुछ ऐसा हुआ कि उनके अंदर कोई एक शत्रुता भाव पैदा हो गया संसार के लिए, और अब उन्हें वहाँ उनको सबको गाली दे के गरिया के अच्छा लगता है। और ऐसा स्पेस भी बना हुआ है अभी। तो चर्चा का मतलब ये है, आप खुद ही समझें। चर्चा का उद्देश्य क्या है? समाधान पर पहुंचना। ये तो आप सबको मालूम ही है ना, सीधी सीधी सी बात। चर्चा का और तो कोई उद्देश्य नहीं है ना। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ चर्चा किस बात के लिए करता है? किसी समाधान पर पहुंचने के लिए। ये तो सर्वविदित है। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग जो चर्चा में भाग ले रहे हैं, समाधान की तरफ ही जाना है, तो आरोप प्रत्यारोप की क्या जरूरत है? वो तो होना ही नहीं चाहिए। भले ही कोई किसी RSS का संगठन का कोई सदस्य हो, किसी वाम सेवक का हो, भाई आदमी है तो किसी न किसी का सदस्य तो होगा ना, कोई ना कोई आइडियोलॉजी तो फॉलो कर ही रहा होगा। ये कोई उसका नेगेटिव पक्ष है क्या? ये कोई बुरी बात है क्या कि नहीं तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा नाम अम्बरीश मिश्रा है? अरे तो भाई आदमी है तो कहीं जन्म लिया होगा, तो किसी जाति का सरनेम उसके पीछे होगा ही। इसको क्यों आप वो बनाए दे रहे हो इशू? उद्देश्य तो था समाधान की तरफ पहुंचना। तो वहां कोई सवाल उठाओ ना। अगर उनकी कोई आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम है तो वहां सवाल उठाओ। आपकी कोई आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम है तो वो सवाल उठाएंगे। हमें जाना तो समाधान की तरफ है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे हम
जाति जाति करके आपस में लड़ने लग जाएं कि नहीं तुम SC ST की जाति के हो, मैं जो है सवर्ण की जाति का हूँ, अब हम नहीं आपस में चर्चा कर सकते, तो भाई फिर समाधान कैसे होगा? समाधान कैसे होगा फिर? समाधान में तो सारे लोगों को आपको इन्वॉल्व करना होगा ना, क्योंकि ये किन्हीं दो लोगों के बीच की समस्या तो है नहीं केवल, ये तो दो ग्रुप बोले या कई ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे जातियों के ग्रुप हैं, तो कई ग्रुप की समस्या है। तो जब तक आप उन सबको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो केवल SC ST अपने अपने ग्रुप में बैठ के चर्चा करेंगे। अब SC के ग्रुप के एक साथ बैठ के वो चर्चा कर रहे हैं, भाई तुम कैसे समाधान पर पहुंचोगे? क्या समस्या तुम्हारे कारण है? बोलेंगे नहीं नहीं हमारे कारण तो नहीं है, ये तो ब्राह्मणों के कारण है। तो भाई फिर उनके साथ डिस्कस करो ना, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाओ ना कि उनको वहां आमंत्रित कर सको और पूछ सको कि भाई ये क्यों क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या हो रहा है? भाई चर्चा तो उन दोनों के बीच होती है ना जिन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो। खाली ब्राह्मण ब्राह्मण बैठ के चर्चा करें कि जातिवाद हटाना है, या शूद्र बैठ बैठ के चर्चा करें कि जातिवाद हटाना है, तो कैसे हटेगा? अब दोनों बैठेंगे तो वो बोलेगा तुम वानशिप के हो, तुम RSS के हो, ऐसे करके तो चर्चा नहीं होती है। उसका मतलब तो फिर चर्चा नहीं। भाई ठीक है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं का होगा ही ना, इस दुनिया में है तो कहीं रहता ही होगा, इस दुनिया में है तो कोई आइडियोलॉजी फॉलो करता ही होगा, इस दुनिया में है तो कोई ढंग से जीता ही होगा, इस दुनिया में है तो किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करता ही होगा, इस दुनिया में है तो कोई ना कोई कास्ट में होगा ही, इस दुनिया में है तो किसी न किसी वर्ग में वो आता ही होगा। इन चीज़ों से तो बचा नहीं जा सकता ना किसी को। फिर आप बोले नहीं ये सब अपनी जाति क्यों नहीं छोड़ देते? अरे छोड़ेंगे तब ना जब आप इनके साथ चर्चा करो, उन्हें पता तो चले कि जाति छोड़ने से कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अब मान लिया ब्राह्मण ये सोच के बैठे हों कि भाई जाति छोड़ने से क्या होता है, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जाति से, वो क्यों छोड़ें? आपको प्रॉब्लम है तो भाई आप छोड़ दो। सवाल तो उठता है आप क्यों नहीं छोड़ते हो? आप ही छोड़ दो। जब जाति में आप बने हुए हो इसका मतलब तो जाति प्रथा आप भी फॉलो कर रहे हो, आप तो छोड़ दो कम से कम। नहीं हम भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर कौन छोड़ेगा? नहीं वो ब्राह्मणों से शुरू करवाओ तो भाई फिर इसके लिए तो चर्चा में आना पड़ेगा ना, फिर एक दूसरे के साथ में बिना आरोप प्रत्यारोप के। तो ये अगर आप ये बातें अगर आप समझ रहे हैं, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो चिंतन मनन का फ्लेवर है वो क्या है। जैसे हम अपने अंदर चिंतन मनन करते हैं उसी को बाहर फॉलो करो। जब आप अपने अंदर चिंतन मनन करते हो तो वहाँ एक ही पर्सनैलिटी होती है, आप ही होते हैं। वहाँ दो पर्सनैलिटी नहीं है। वहाँ कभी आप ऐसे नहीं सोचते कि आपने अपना ही एक विचार अपने किसी दूसरे विचार से काटा, आपको पता चला ओहो ये तो गलत है, आपने छोड़ दिया, तब थोड़ी ना आप अनुभव करते हैं कि ओहो मेरी तो बेइज्जती हो गई यार, मेरा तो विचार कट गया। क्यों नहीं अनुभव कर रहे? क्योंकि वहाँ एक आप ही है, आप ही काटने वाले हैं, आप ही खुद के विचार को काट रहे हैं, खुद ही और गहरे जा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही थोड़ा ध्यान रखिए। वो जो सामने बैठा है वो भी कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। जब चिंतन मनन होगा और एक कदम पीछे जाएंगे उसकी कारण कार्य में, तो किसी का तो कटेगा, दोनों का ना कटे ऐसे तो हो नहीं सकता। किसी एक का तो गलत होगा ना, अगर अलग अलग मत है तो दोनों के भी कट सकते हैं, कम से कम एक का तो कटना निश्चित है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इसके लिए हमें एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ठीक है मेरी भी बात गलत हो सकती है, तो सामने वाले को पूरा मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल आप गलत कीजिए, भले ही आपको लग रहा है कि नहीं आपकी बात आपने 100% जांच के देख ली है, अब इसके गलत होने की कोई संभावना नहीं है, तब भी मौका तो दोगे ना दूसरे को।
ये मौका देने की बात है। तो दूसरे को मौका दो अपने आप को जांचने के लिए भी, वैसे ही जैसे आप उसको जांचना चाहते हैं, सेम बराबरी से। तो ये कुछ चर्चा के कुछ मौलिक और क्या बोलते हैं गहरे तथ्य हैं। इनको अगर आप अपने अंदर ला सके तो आप एक अच्छे चर्चा करने वाले बनेंगे। कुछ दिन करेंगे जनता में तो उस रूप में आप वहाँ पे स्थापित भी होंगे, जनता आपको जानने लगेगी क्या। आहा। और नेता का सबसे बड़ा ये गुण होता है, जो सही वाला नेता, ये आज वाले नेता नहीं, जो सही वाला नेता होता है, नेतृत्व वाला, वो नेता का मतलब है कि वो अपनी बातों को इस ढंग से रखता है कि जनता को उससे कन्विंसिंग होती है, सहमति होने लगती है, उनको समझ में आती है। तो जिस नेता में चर्चा करने का, बातों को रखने का बढ़िया गुण नहीं है और सामने वाले को बातें रखने देने का स्पेस नहीं देता है, तो वो नेता ज़्यादा आगे नहीं जाता है। जैसे मोदी जी को ले, जब वो शुरू में गुजरात से आए थे तो काफ़ी सारा मीडिया में वो टाइम देते थे और लोगों को लगा भी कि हाँ यार कुछ नया इनोवेशन जैसा आ रहा है। हर बारे में वो बताते हैं खेती में ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे। लोगों को लगा कि हाँ कुछ तो बात है, मौका देना चाहिए। और कांग्रेस से लोग परेशान थे ही थे, भ्रष्टाचार से, तो उनको मौका दिया। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, मीडिया उन्होंने गायब कर दिया, अब वो मीडिया में नहीं आते। तो अब ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, अब वो मोनोलॉग करते हैं। हालांकि तब भी वो मोनोलॉग ही कर रहे थे, मगर वो दिख नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा टाइम था, 1 साल का, उसी में वो अपनी अपनी बात रख रहे थे, तो लोगों को रख रहा था ठीक है ये डायलॉग भी करते होंगे, क्योंकि कोई आदमी इतना बोल रहा है तो डायलॉग करता ही होगा, ऐसी संभावना निकल के आती है। पर ये बाद में पता चला कि ना, वो तो मोनोलॉग के प्रिय हैं, डायलॉग तो करते ही नहीं, दूसरे को तो मौका देते ही नहीं कि वो उन्हें जांच सके। तो अब ये पारी लंबी नहीं जाती, फिर ये हथगोला फुस हो जाता है और देख ही रहे हो फुस हो ही रहा है, कोई परिणाम तो है नहीं पॉजिटिव ऐसा। कोई एक आध मोर्चे पे छोड़ दें तो, कोई 370 के मोर्चे पे छोड़ दें, कुछ ऐसे 2-4 चीज़ें उन्होंने की जो, बाकी सब उल्टा ही पड़ रहा है, बाकी सब से नुकसान ही हो रहा है। तो ये जो चर्चा करने का गुण है, ये ज्ञानी में विशेष होता है और ज्ञानी में से ही कोई नेता बनता है, कोई नेतृत्व को करता है। ज्ञानी में से ही कोई थिंकर होता है, कोई नेतृत्व होता है, कोई विजनरी होता है। विजनरी माने दार्शनिक, जो देखता है चीजों को, जो दर्शन करता है सीधा। उसकी कल्पना भी विजनरी होती है, वो कल्पना भी ऐसी कल्पना टाइप की कल्पना नहीं करता कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं। उसकी कल्पना सटीक होती है, मतलब वो होने वाली होती है, वो फिजिबल होती है। ऐसा वो दार्शनिक होता है। थिंकर वो होता है जो सोच समझ के समझ लेता है चीज़ों को। और नेतृत्व थिंकर के एकदम करीब होता है और उसमें वर्किंग भी होती है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करने की उसके अंदर ज़्यादा जज्बा होता है। विजनरी प्लानिंग्स बनाता है, थिंकर्स उन प्लानिंग्स को डिटेल में समझते हैं, उसको बताते हैं और वो उनको इम्प्लीमेंट करने में चलता है। ये ऐसे करके इनकी एक तिगड़ी होती है, दार्शनिक की, थिंकर्स की और नेतृत्वकारी लोगों की। तो देखें इसको आप कितना बना के रख पाते हैं। ये कोई मतलब ऐसा जोर डालने वाली बात नहीं है,
दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप भी करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं है। ये थोड़ा क्षमता और योग्यता की बात है। जो कर सकते हैं, जो कर पा सकते हैं, जिनमें इसकी रुचि है, इच्छा है, लगता है कि वो कर सकते हैं, वो करें। और ऐसे लोग जो करेंगे वो उसी रूप में समाज के द्वारा आइडेंटिफाई होंगे, उसी रूप में स्थापित होंगे। उनके ही पास लोग अपने शंका समाधान के लिए भविष्य में आएंगे, क्योंकि लोहार के पास ही ना लोहे का काम करने के लिए आएंगे, वो सुनार के पास थोड़े जाएंगे। तो ये चीज देखें, सामने वाले को भी अपने बराबर का मौका दें उस चीज में, उसकी तह में जाने के लिए, जहां से पता चल सके कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। यूं ही कोई एक विचार यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को प्राप्त नहीं करता है। वो यूं ही नहीं हो जाता कि किसी ने बोल दिया और सब तक पहुंच नहीं। जैसे कोई भी विचार को दुनिया तक पहुंचने के लिए 7 तलों से गुजरना पड़ता है, 7 स्तरों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वो विचार कोई आदमी उसको खोजता है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे ले लें, मैंने ये सारी चीजें खोजी, ये पहला स्टेप कंप्लीट किया। फिर उनको खोज के लिखा, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट किया। क्या किया? पहले मैंने उन सारे चीज को खोजा, मूल जो चीजें थी। फिर उनको लिख दिया। फिर उस समय के समाज में जो व्यवस्था चल रही है उनमें क्या गलतियां हैं, मूल से उनको खोजा और लिखा। उसके बाद इसको लोगों के बीच रखना शुरू किया। फिर ये लोगों तक पहुंचेगा, फिर इसे लाने का प्रोग्राम होगा व्यवस्था में, फिर ये आएगा देश के लेवल पे, फिर ये विश्व के लेवल पे। ऐसे करके इसके 7 स्टेप्स हैं। इसमें जो लगभग 3 स्टेप्स हैं वो एक व्यक्ति कर लेता है। जैसे समस्याओं की कारणों को जानना हो, उसका समाधान जानना हो और उनको लिखना हो। ये 3 स्टेप ऐसे हैं जो एक आदमी कर सकता है, क्योंकि ये बुद्धि के विषय हैं। इन्हें एक आदमी या कोई एक आदमी का ग्रुप हो, 2 कोई ऐसे भी हो सकते हैं, एक साथ इकट्ठे करें, नहीं तो इन्हें एक आदमी भी कर लेता है। ये 3 स्टेप ऐसे हैं कि समस्याओं का कारण जानना, उनका निवारण जानना और उनको लिख देना। ये 3 स्टेप ऐसे हैं जिसे एक आदमी कर देता है। अब इसके आगे के स्टेप हैं वो सामाजिक होते हैं। इसे पहले लोगों तक पहुंचाना, वो लोगों के सहयोग के बिना नहीं होता। लोगों तक पहुंचा दिया, फिर उसको व्यवस्था में लाना, ये दूसरा स्टेप जनता वाला। और तीसरा स्टेप पूरी दुनिया में लाना। इस तरह से आप देखेंगे तो ये ऐसे करके ही चलता है, और ये सदा ऐसे ही होता है। ज्ञान किसी बुद्धि में ही उतरता है, वो समाज में नहीं उतरता, किसी व्यक्ति की बुद्धि में उतरता है, फिर उससे समाज में जाता है। ऐसे नहीं कि समाज की सबकी बुद्धि में उतरेगा और फिर नहीं, ऐसे करके नहीं। ऐसे करके होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ऐसे करके होता नहीं है। कोई भी ज्ञान किसी आदमी की बुद्धि में आता है और फिर वो समाज तक जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सहयोग करते जाते हैं। किसी से ज़बरदस्ती कोई सहयोग लेने की अपेक्षा नहीं करनी है, किसी को बोलना भी नहीं है जनरली हिसाब से ज़्यादा, एक सिंपल जनरल वे में बोल दिया बस, ठीक। और लोग बहुत होते हैं, बस उन तक बात पहुंचने की देर होती है, वो सब आते जाते हैं। आप जैसे देख ही रहे, जैसे आप सब लोग इस चीज़ में लगे हैं इतने सारे सामाजिक कार्य हो रहे हैं दुनिया में, उनमें सब लोग लगे ही हैं ना। हालांकि खैर वहाँ तो कई जगह लालच में और ज़बरदस्ती, साइकोलॉजिकल ज़बरदस्ती करके भी लाए गए होंगे, लेकिन हमारे तो इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ऐसा कुछ करना भी नहीं है। बड़े इत्मीनान से चलिए, चेतना को जानते समझते हुए चलिए, खुद को भी मौका दीजिए। तो आज का आशा है, आज का ये जो है, ये एक नया टर्निंग पॉइंट होगा हमारे ग्रुप का, कि वहाँ बाहर से जब लोग आएंगे उसमें, तो उनको पता चले कि यहाँ कुछ अलग हो रहा है, यहाँ कुछ सार गर्भित हो रहा है, यहाँ कोई बात हो रही है, यहाँ ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहे हैं। कोई बाहर से आके कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता भी है तो 2-4 बार इग्नोर कीजिए, तीसरी चौथी बार पूछ लीजिए, भाई ये आरोप लगाना आप क्यों चाह रहे हैं, जबकि हम तो डिस्कशन कर रहे हैं समस्या की उसमें जाके। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि, क्योंकि चर्चा का जो कल्चर है ना, वो पता नहीं कभी था कि नहीं था, मुझे लगता नहीं कभी था ये सामूहिक वाला। कंपनी वगैरह में तो चलता ही है, हर कंपनी में चर्चा के बिना कुछ चीज़ होती नहीं है। संसद में आप देखते ही हैं, वहाँ चर्चा होती है। हालांकि वहाँ चर्चा से कम और ताकत से ज़्यादा काम होता है, एक जो संख्या बल है उससे ज़्यादा वहाँ पे बात चलती है। पर फिर भी जितना प्राइवेट सेक्टर है वहाँ तो सब चर्चाएं होती हैं, वहाँ मैनेजमेंट बैठता है, चर्चाएं करता है, प्लान बनाता है, उसकी सारी स्क्रीनिंग होती है, उसकी सारी सेटिंग होती है, उसमें लोगों की नियुक्ति होती है और वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और तब जाके ये जो सारी साइंस, ये जो सारा टेक्नोलॉजी, ये जो सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप देख रहे हैं, ये जो सारा सड़क बिजली पानी देख रहे हैं, ये सब मैनेजमेंट की देन है। ये सब साइंटिस्ट की खोज की, मैनेजमेंट की व्यवस्था की, चर्चाओं की देन है। अगर चर्चाएं नहीं होती तो इनमें से कुछ नहीं होता। चर्चा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए आप देखेंगे कॉलेज में चर्चाओं के लिए बहुत जगह रखी जाती है। आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां और भी ज्यादा स्पेस है। इसी से इनोवेशंस होते हैं, इनोवेशंस को जनता तक पहुंचने में मदद मिलती है इन्हीं चर्चाओं से। तो चर्चा बहुत बड़ा टूल है नॉलेज का, नॉलेज पाने का भी और नॉलेज देने का भी। तो शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में चर्चा एक बहुत मतलब बोले कि अगर शिक्षा व्यवस्था में सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है चर्चा। जिसका एस्टेब्लिशमेंट आज तक कभी सामाजिक लेवल पर नहीं हुआ है। इसलिए आप देखते हैं टीवी पर इतनी चर्चा देखते हैं, उससे कुछ नहीं निकलता। इतनी ग्रुप्स में, ट्विटर में, यहाँ सब आप देखते हैं, कुछ खास निकलता नहीं है। तो चर्चा को अभी इस्टेब्लिशमेंट करना है समाज के लेवल पर, वो अभी हुआ नहीं कभी। अब देखो हम सब लोग इसमें लगे हैं, आप और हम सब लोग, तो देखो हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं इसमें, या बार बार चर्चा करते समय भूल जाते हैं और मुर्गों की तरह करने लगते हैं। तो देखें इस चीज़ को, हर चीज़ जानने से और फिर अभ्यास से होती है। तो आप सभी का धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखता हूँ मैं, अगर कोई किसी ने सवाल पूछे हैं तो। साउंड क्लियर नहीं है, अच्छा शायद आपके उधर होगा, देखा नहीं मैंने। साउंड यहाँ क्लियर, अच्छा क्लियर थी, आप ही के पास नहीं थी।
हाँ जी, बाकी सब नमस्कार वगैरह, गुड मॉर्निंग वगैरह सब कर रहे हैं, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है मेरी। ओके, उत्पल याग्निक जी हाय कर रहे हैं, हाय सर, आपको भी गुलाब का फूल मेरी तरफ से। प्रीति जी, प्रकृति जी कह रही हैं कि डिस्कशन इज टेकन एज डिबेट मैनी ए टाइम्स बिकॉज द एम ऑफ डिस्कशन इज नॉट क्लियर। जी बिल्कुल। योगा बुरे जी कह रहे हैं कि अभी चिंतन मनन कैसे करते किसी को पता ही नहीं है। जी जी, वो ये चीज़ें कभी समाज में एस्टेब्लिश हुई नहीं है, कहीं कहीं इनका प्रयोग किया जाता है पर अभी समाज में ये स्थापित नहीं है। लक्ष्मीकांत सिंह पटेल जी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सरदार पटेल जी कह रहे हैं आज का वीडियो पूरा ज़रूर सुनना भैया। हाँ जी बिल्कुल, आज का वीडियो जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो चर्चा के क्या बोले उन्हें, जिनका चर्चा में इंटरेस्ट है, जो चर्चा के खिलाड़ी हैं, मतलब जिनके लिए ये सुख है, जिनको चर्चा करने में मज़ा आता है, तो वो जितना अच्छे से चर्चा करेंगे ना उनका मज़ा ही गहरा आएगा, बहुत गहरा आएगा। जब चर्चा करते हैं और दर परत खुलती हैं समस्या की और समाधान की, बड़ा मज़ा आता है। अजय ज्ञानी, क्योंकि ये ज्ञान ज्ञानियों के लिए सुख का विषय होता है, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे 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 करके आँख खुल जाती है सब, और जब कोई चीज़ समझ में आती तो और बाद में लगता है कितनी सरल थी, खाली हमने देख नहीं रहे थे तो इसलिए समझ नहीं आ रही थी, बस उस तरफ थोड़ा ध्यान दिया और समझ में आ गई। ऐसा बहुत बार होता होगा आपके जीवन में। तो बस ऐसा ही है, हम जस्ट गहरे में जाने को राजी हूँ और समझ में आ जाती है जी। तो आप सभी को नमस्कार, फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगली बार साथ में चर्चा करेंगे।